3 बड़े चुनाव भाजपा ने जीत लिए हैं, महाराष्ट्र का, हरियाणा का जी, और बिहार का। जी, और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की बल्ले-बल्ले है। जी, ऐसा लग रहा है ऐसे विपक्ष कहीं भी होड़ में है ही नहीं। जी, वो राजनीतिक प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। जी, चारों तरफ से राहुल गांधी को नसीहतें दी जा रही हैं, उनको डाँट पिलाई जा रही है, उनको उनका गिरेबान पकड़ के झकझोरा जा रहा है तकरीबन। अगर ऐसा लगता है कि राजनीतिक समीक्षकों के बीच में और मीडिया एंकरों के बीच में राहुल गांधी फँस जाएँ, तो वो लोग मिलकर अपने व्यंग्य बाणों से ही उनको लिंच कर देंगे राहुल गांधी को। मतलब ये स्थिति जो है वो बनी हुई है। जी, जी, राहुल गांधी ने भी इस जो हमला हो रहा है उनके ऊपर, उसका मुकाबला करते हुए ऐसा लगता है कि एक रणनीति बनाने की कोशिश की है। जी, उन्होंने कांग्रेस के 11-12 राज्यों के अपने पदाधिकारियों को बुलाया, उनके साथ मीटिंग की जी, और फिर कहा कि हम एसआईआर के ऊपर हमला बोलेंगे, एक रामलीला मैदान में रैली करेंगे, फिर एक गुजरात में पदयात्रा निकालेंगे, वगैरह-वगैरह। वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इस जी। पूरे माहौल में आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का दिमाग किस तरीके से काम कर रहा होगा? अब ये बहुत कठिन है कि राहुल गांधी का दिमाग किस तरह से काम कर रहा होगा, चूँकि मतलब कांग्रेस में ये औसतन ये है स्थिति, हुँ, काफ़ी लंबे समय से है ऐसी कि उसमें बहुत सारे लोग जो है हुँ। नीतियों के मामले में और कार्यक्रमों के मामले में, रणनीति के मामले में बैठ के बातचीत करते हैं। ये सही है कि बात आखिर में मानते हैं उसी परिवार के लोगों की। एक नेतृत्व उनका एक अघोषित और कई बार घोषित चलता है, लेकिन उन बातचीत वो लोग करते हैं लगातार, और बातचीत वो बहुत सारे सोर्सेज़ से करते हैं। उसमें ये वाला हिस्सा नहीं है जैसा इस समय के डिस्पेंसेशन में है, कि हमें जैसा पता लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और अधिकतम मामलों में गृह मंत्री जी, ये चीज़ों को तय करते हैं और फिर वो एक टीम है जिसमें वो उसके ज़रिए उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। लेकिन आलोचना के लेवल पे कहा जाता है कि एक परिवार की पार्टी है कांग्रेस, और जो परिवार चाहता है या जैसा करता है वैसा ही होता है। लेकिन ऐसा है नहीं है, अमल में ऐसा है कि कांग्रेस में ये सही है कि वो उसमें परिवार का बहुत एक मॉरल असर है और उसकी एक्सेप्टेंस बहुत है ब्रॉडर लेवल पर। जो भी उनके साथ समर्थक हैं देश भर में, कांग्रेस के नाम से जो भी समर्थन है, वो समर्थन उस परिवार के प्रति है, और उससे परिवार से इतर कांग्रेस के प्रति कोई अलग से समर्थन हो, ये टेस्ट हमारे अतीत में अनेक बार हुआ है और अनेक बार वो फेल हुआ है। जब-जब इस तरह से कांग्रेस से अलग होके कुछ लोगों ने कांग्रेस को क्रिएट करने की कोशिश की, परिवार से इतर, वो चला नहीं, लोगों ने स्वीकार नहीं किया उसको। तो एक ये भले ही एक दोष हो, लेकिन इस दोष के साथ हमारे देश की जनमानस ने इनको कांग्रेस के तौर पे इस परिवार को स्वीकार किया है, और इस परिवार के ही दूसरे अंशों को उस तरह से स्वीकार नहीं भी किया है। जैसे मेनका गांधी हैं, वरुण गांधी हैं, वो भी गांधी हैं, उसी परिवार से हैं, लेकिन उनको उस तरह से स्वीकार कभी नहीं किया गया जनमानस के द्वारा। तो ये एक विशेष परिस्थिति है। अब आपने जो सवाल पूछा कि चारों तरफ से राहुल गांधी इस समय सवालों के बीच हैं, आलोचनाओं के बीच है, जिसमें पक्ष-विपक्ष दोनों शामिल हैं। देखिए, एक हिस्सा तो इस परिवार को हमेशा राजनीति के लिए निशाने पर रखता है। वो एक वैचारिक मामला है। वो ये समझते हैं कि इस देश में जो राजनीतिक पूँजी है, अगर किसी के पास राष्ट्रव्यापी स्तर पर है, तो इस परिवार के पास है, और जिन-जिन के पास किसी भी किस्म की राजनीतिक पूँजी है, उनको वो निशाने पर लेते हैं। और चूँकि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस नाम की जो संस्था है, जैसा मैंने पहले बताया, इसी परिवार की उस नैतिक पूँजी पर आधारित है, इसलिए इस परिवार के बारे में, इसके पूर्वजों के बारे में और इनके कार्यकाल के बारे में एक अनवरत आलोचना का प्रवाह जो है, हमारा जो दक्षिणपंथी डिस्पेंसेशन है, उसके संगठनों के द्वारा, उसके समर्थकों के द्वारा, उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा, उसके पेड अनपेड ट्रोल्स के द्वारा हम उस पर प्रहार होते देखते हैं। कोई दिन तो क्या, एक कोई हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता जब शीर्ष स्तर पर राहुल गांधी को लेकर कोई बड़ा सवाल, नेहरू जी को लेकर कोई सवाल, श्रीमती गांधी को तो कम उसमें लेते हैं परिधि में, इंदिरा गांधी जी को, क्योंकि उस पे थोड़ा-सा इश्यू है। लेकिन बाकी अन्य चीज़ों पर और उनके लिए गए फैसलों पर और अतीत की बहुत सी बातों पर हमेशा कोई न कोई प्रश्न हमारे सामने होता है। चूँकि विमर्श पर इस समय
दक्षिणपंथी डिस्पेंसेशन का कब्जा है, इसलिए उस पर बहस भी होती ही है। हम चाहे न चाहे उस बहस में हमें हिस्सा लेना ही पड़ता है। तो ये परिस्थिति हमारे यहाँ बनी हुई है। अब ऐसे में जब राहुल गांधी भी उस महागठबंधन में थे, उन्होंने वहाँ बिहार में जाके एक कदम ताल भी की थी, काफ़ी दिनों की यात्रा वगैरह निकाली थी और एक इशू खड़ा करने की कोशिश भी की थी। उसके बाद फिर वो जो भी उन लोगों के बीच रहा, जो लोग हैं वहाँ, और उसमें वो फिर एकाएक अनुपस्थित मिले। फिर वो चुनाव के दौरान बीच में आके उपस्थित हुए। वो सब चीज़ें ज़ाहिर है कि उन पे सब पे बात होगी ही होगी। जिनको आलोचनात्मक ढंग से करनी है वो उस तरह से करेंगे, जिनको निशाने पे लेना है वो निशाने पे लेंगे। जो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इस प्रेजेंट डिस्पेंसेशन का जो दौर है ये पराजित हो, ऐसी भावना रखने वाले लोग वो निरुत्साहित भी होते हैं, खिसिया भी जाते हैं। उनकी भी अपनी आलोचना है कि क्यों नहीं राहुल गांधी ने जब वो टेम्पो एक क्रिएट किया था तो उसके बाद कहाँ गायब हो गए, क्यों चले गए बाहर, क्यों नहीं उस टेम्पो को आगे बनाया, क्यों उसके बाद अगला कार्यक्रम, मतलब वो उस भावना की वजह से उपजता है। जो भावना आज की जो परिस्थितियां हैं, इनको इनसे निराश है, इनको बदलना चाहती है, इनको उखाड़ फेंकना चाहती है, इनकी जगह कांग्रेस को देखना चाहती है या परिवर्तन को देखना चाहती है। तो एक आलोचना उधर से इस वजह से आती है और एक आलोचना उधर से आती है जहां से जो आलोचना करेंगे ही करेंगे, चूंकि वो इस परिवार की जो राजनीतिक पूंजी है, जो राष्ट्रव्यापी है, इस बुरे वक्त में भी उनके पास 14-15 करोड़ वोट है देश में, जो किसी और के पास देश में 4-5 करोड़ भी नहीं है। तो अगर ये गठरी टूट जाए तो आप समझ लीजिए कि दक्षिण पंथ के लिए देश में कोई मुकाबला किसी किस्म का, हारा या जीता, लेकिन कोई रनर अप भी नहीं रहेगा। मैदान समतल, कोई है ही नहीं, खाली मैदान, अपना खेल अपनी तरह से खेले, आपस में ही एक दूसरे से भले उनमें अपने सांगठनिक और दूसरे चीजों पे झगड़े भले हो जाए, लेकिन एक विपक्ष के रूप में कोई एक ताकत चुनौती देने भर की भी तब नहीं रहेगी। तो ये दोनों कारक मिलके आज राहुल गांधी को आप कह सकते हैं कि आलोचना के दायरे में लेते हैं। जी। तो आपकी बात का लुब्बो-लुभाव ये है कि कांग्रेस ही भारत में एक राष्ट्रव्यापी विपक्ष की भूमिका निभा रही है। बाकी लोगों में ये क्षमता नहीं है। कांग्रेस के पास करीबन इस देश में 20% के आसपास वोट हैं। 15-16 करोड़ वोट हैं कांग्रेस के पास। कई राज्यों में वो अकेले भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करती है। एक आरोप कांग्रेस के ऊपर नरेंद्र मोदी ने लगाया अभी जब बिहार चुनाव का जश्न वो मना रहे थे अपने पार्टी दफ्तर में, कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है। वो दूसरी पार्टियों की कीमत पर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करती है और दूसरी पार्टियों को खा जाती है, या दूसरी पार्टियां उसके साथ रहती हैं तो बुरी तरह हारती हैं, वो भी हारती है और पार्टी भी हारती है। अच्छा, जब इस आरोप को अगर आप इन्वर्ट कर दें, यानी इस आरोप को अगर आप अंदर से उलट दें, तो दिखाई पड़ता है कि इस देश के अंदर जो बहुदलीय प्रणाली है, उसमें तो ज्यादातर प्रणालियां कांग्रेस की कोख से जन्मी है। जैसे जनता दल के तमाम सारे संगठन हैं, अभी जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है, वो कांग्रेस से निकली है। महाराष्ट्र में जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है एनसीपी, वो कांग्रेस से निकली है। कई पार्टियां ऐसी हैं, जनता दल में बहुत सारे तत्व जो हैं वो सारे के सारे कांग्रेस से, समाजवादियों के बीच से भी आए हैं और कांग्रेस के बीच भी आए। तो देश में बहुत सारी पार्टियां इस वक्त जो सक्रिय हैं भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के तौर पर, या भाजपा के अंदर भाजपा के साथ भी हैं, उन सब पार्टियों के किसी न किसी रूप में कांग्रेस से संबंध रहे हैं। कांग्रेस रहे, हरियाणा की पार्टियां हैं वो बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी कहते ही हैं कि कांग्रेस परजीवी पार्टी, जबकि देखा जाए तो बहुत सारी पार्टियां कांग्रेस के अंश हैं, वहीं से निकली हुई हैं। और इसके उलट अगर भाजपा का रिकॉर्ड देखें तो आप पाते हैं कि भाजपा जिन जिन दलों के साथ रही है, या तो उन दलों को उसने तोड़ दिया है या खा गई है, या उनकी कीमत पे उनके इलाकों में विकसित हुई है। तो क्या लगता है कि ये लगातार ये बात बोलते रहते हैं अलग अलग तरीके से? इरादा वही है कि अगर किसी तरह कांग्रेस रास्ते से हट जाए तो फिर उन्हें अनंत काल तक भारत के ऊपर हुकूमत करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और दरअसल अभी जो एक भारत श्रेष्ठ भारत बोलते हैं, तब हो जाएगा एक पार्टी श्रेष्ठ भारत भी इनका नारा हो जाएगा। तो ये लगातार ये बोलते रहते हैं और इससे डिस्कोर्स चलता है। उस चक्कर में भी भाजपा विरोधी भी आ जाते हैं, बहुत से वो भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार के डिस्कोर्स की काट क्या है? क्या विपक्ष के पास ऐसी कोई, विपक्ष को सोचना विचारना चाहिए कांग्रेस को इस मामले में, कैसे कोई रणनीति बनाई जाए, क्या किया जाए इस बारे में?
देखिए, पहली बात पे आता हूँ, जो आपने लगभग उसका उत्तर भी दे दिया उस सवाल में। और मैं उससे असहमत हो नहीं सकता, इसलिए कि वही तथ्य है। सच्चाई ये है कि इस देश में एक लोकतांत्रिक ढांचा विकसित हो, जिसमें विपक्ष हो, पक्ष हो, बहस हो, विमर्श हो, आलोचना हो, समालोचना हो, इसके लिए जो भी हमारे पास उपलब्धियाँ हैं, वो कांग्रेस के ज़रिए क्रिएट हुई। जब नेहरू जी ने पहला मंत्रिमंडल बनाया, तो आप देखिए उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, उसमें अम्बेडकर जी भी थे। मतलब जो भी उस समय राष्ट्रीय परिदृश्य में लोग थे, बहुत सारे लेफ्टिस्ट थे, जो जिनके बहुत सारी सवाल थे। सज्जाद ज़हीर वगैरह पाकिस्तान चले गए थे, फिर भारत आ गए थे। ऐसे लोग इंडिविजुअल लेवल पर भी और अदरवाइज़ भी। खुद कांग्रेस में एक सोशलिस्ट ग्रुप पैदा हो गया था। इन सब लोगों के साथ एक समावेशी व्यवहार करने की कोशिश कम से कम करती हुई कांग्रेस हमें अतीत में मिलती है। उसके बाद निश्चित तौर पर बहुत सी चीज़ों का हमारे यहाँ क्षय हुआ है। उसमें कांग्रेस की या राष्ट्रीय आंदोलन की नैतिकता का भी क्षय शामिल है, और कांग्रेस में भी विकृतियाँ आई, वो सब सही है। लेकिन यहाँ जो प्रधानमंत्री कह रहे थे हमारे, अभी जो उन्होंने कहा, वो बिहार सापेक्ष है। चूँकि बिहार में वो एक गठबंधन की सरकार में है, जिस पर एक आरोप लग रहा है हुँ। कि बीजेपी उसको धीरे-धीरे अंदर से निगल लेना चाहती है। इस तरह की आलोचना इस चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी लगातार उनके समक्ष आ रही है। जैसे जिस तरह से उन्होंने स्पीकर का पद, गृह मंत्रालय का पद और अन्य ज़रूरी पद ले लिए हैं इस बार, और जिस तरह से उनका नियंत्रण रहा चीज़ों पर, जैसे उनके नेता जो नीतीश कुमार के अलावा हैं, वो लोग जिस तरह से कहा जाता है कि वो बीजेपी को रिपोर्ट करते हुए मिलते हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके संसदीय पार्टी के नेता ललन कुमार वगैरह, केंद्रीय मंत्री, तो उससे सबसे इस तरह की स्टोरीज़ मैदान में आती हैं। अब मोदी जी उसका प्रतिकार करने के लिए उल्टे कांग्रेस पे ये बात डाल देते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस दरअसल जब समर्थ थी, तब उसने कोई इस तरह की गठबंधन की राजनीति की नहीं, और जब वो असमर्थ हुई और गठबंधनों में गई, तो उसका रिकॉर्ड थोड़ा-सा ज़्यादा फेयर है। चाहे यूपीए 1, यूपीए 2 वगैरह ले लें, वैचारिक मतभेद हुए, लेफ्ट उनसे अलग हुआ, वो इश्यूज़ हैं। लेकिन अपनी ओर से उन्होंने लेफ्ट को बाहर नहीं किया था। लेफ्ट ने एक इश्यू पे अपना एक स्टैंड लेके अपने आप को उनसे अलग किया था। और दोनों दौर में उनकी जो सरकारें रहीं, उसमें संख्या का बड़ा फ़र्क था। और मतलब विपक्ष सॉरी, जो उनके गठबंधन के सहयोगी थे, उनकी बड़ी संख्याएँ थी। पहली बार यूपीए 1 में तो वो 200वीं सीट उनकी नहीं थी। दूसरी बार 200 पार हुई किसी तरह से। तो ये एक परिस्थिति रही है, लेकिन किसी कांग्रेस को या किसी को ऐसा सर्टिफ़िकेट देने की बात नहीं है। जो भी एक बड़ी पार्टी होती है, राष्ट्रीय पार्टी होती है, उसमें इस तरह की प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं। लेकिन उसमें वो इस तरह की सांगठनिक प्रवृत्तियाँ या सांगठनिक क्षमता नहीं है। वो क्षमता तो हमारे वर्तमान डिस्पेंसेशन के पास आरएसएस के रूप में ही है, कि वो, और दूसरा जिस तरह से मीडिया, सोशल मीडिया पर उनका कब्जा है, उसके अनुसार वो चीज़ों को किसी के पक्ष या विपक्ष में उपयोग करना चाहें या किसी को डेसिमेट करना चाहें, जो आज उन जब यही नीतीश कुमार उनके साथ अलग हो गए थे हुँ। और बीच में लालू जी के साथ चले गए थे, उस समय के आप आरोप देख लीजिए। यही माध्यम, जिन माध्यमों से आज इस जोड़ी को बेहतर बताया जा रहा है, यही माध्यम नीतीश जी की भी भारी बखिया उधेड़ते हुए हमें वो रेफरेंसेस मिल जाएँगे। तो ये करने की क्षमता ही कांग्रेस में उस तरह की कभी नहीं रही, जैसी क्षमता इनके पास है, हमारे वर्तमान डिस्पेंसेशन के पास। और इनके ताज़ा उदाहरण हमारे सामने है, शिवसेना के रूप में, अकाली दल के रूप में। और फिलहाल हम मान लेते हैं कि नीतीश कुमार जी उनके द्वारा बनाए गए फिर से चीफ मिनिस्टर हैं, पिछली बार भी बनाया था। लेकिन उन्होंने नीचे से, उनकी, ये सब लोग देख रहे हैं कि ज़मीन निकाल ली है, और पता नहीं उनके बाद उनके दल का क्या होगा। इसको सबको लेके जो चिंताएँ हैं, वो इस आरोप से बहुत बड़ी हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस पे लगाया है।